यहाँ के लिए अगर सरकार को चिंता होती तो यहाँ की 15 की जगह 20 सीट होनी चाहिए। आज चाहे एजुकेशन के अंदर ले लीजिए, हेल्थ केयर के अंदर ले लीजिए, रोड के ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, पानी की लीजिए, बिजली की लीजिए, आज सब जितने भी मापदंड बने हुए हैं, जितने भी स्टैटिस्टिक्स आते हैं, उसके अंदर बराक वैली बहुत ही पीछे। तो सरकार ने एक सौतेला व्यवहार करा है बराक वैली के साथ। यहां तक कि जो कैबिनेट है उसके अंदर आज की तारीख में एक भी मंत्री नहीं है जो यहाँ की बात उठा सकता है, यहाँ की समस्याओं दूर कर सकता है। दुख की बात यह भी होती है, मुझे आश्चर्य होता है कि बराक वैली जैसी जगह इतना इंपॉर्टेंट हब है, 3 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, लगता हुआ क्षेत्र है, और यहाँ जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, यहाँ सिर्फ एक बाईपास तो बहुत दूर की चीज है, लेकिन एंजियोग्राफी भी यहाँ नहीं हो सकती, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती। किसी को कोई दिल का दौरा पड़ जाए तो उसको गुवाहाटी जाना पड़े, कलकत्ता जाना पड़े, या और कोई दूसरे मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना पड़े। ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा क्षेत्र के अंदर। साथ साथ आज एक बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र के अंदर एम्प्लॉयमेंट की है, और बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही है, बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं और जो इस क्षेत्र के रहने वाले, इनको कभी भी मौका नहीं मिलता है। जो भर्तियां हो जाती हैं वो दूसरे क्षेत्र जो हेडक्वार्टर के पास रहते हैं, जो स्टेट कैपिटल के पास के लोग रहते हैं, उन्हीं को नौकरी मिल जाती है। यहाँ एक बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि जो सेकंड ग्रेड की नौकरियां होती है, थर्ड ग्रेड की नौकरियां होती है, उसका लोकल इलाकों के अंदर ही उसका रिक्रूटमेंट होना चाहिए और यहाँ के लोगों को मौका मिलना चाहिए। उस बात का कई मंचों से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं एवं मुख्यमंत्री ने इसका वादा करा, लेकिन अभी तक बिल्कुल उसको इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। मुझे याद है कि मैं जब गृह राज्य मंत्री होता था, डिफेंस के अंदर भी मिनिस्टर होता था, मुझे बॉर्डरों के ऊपर और क्षेत्र में आने का मौका मिलता था। तरुण गोगोई जी की सरकार थी और हर इलाके का एक मान और सम्मान रखा जाता था। बजट के अंदर चाहे वो बराक वैली हो, चाहे वो नॉर्थ बैंक हो, चाहे वो अपर असम हो, लोअर असम हो, हिल डिस्ट्रिक्ट्स हो, और चाहे बीटीआर हो, उनको सबों को अपना हक मिलता था। आज बजट मिलता है तो जो मुख्यमंत्री का चमचा होता है, जो उनका सबसे नजदीक व्यक्ति होता है, जो उनका सूटकेस उठा के दिन भर घूमता रहता है, उनको, एमएलएस को या मंत्री को बजट मिलता है। उनको इस क्षेत्र के बारे में कोई इनको लगाव नहीं है। इसको एक तरह से सौतेला बना रखा है, सौतेला व्यवहार बराक वैली के साथ कर रखा है। ये भी मैं इस समय पर निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत बैंड बाजे के साथ, बड़े मंचों से माला पहनकर, गमछा पहनकर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। लगभग 670 के करीब करोड़ रुपए के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के यहाँ पत्थर लगे, लेकिन वो एक ही पत्थर लगा हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट रोड हैं, कोरकला का से कलान तक का रोड है, हालाकंडी वाला रोड है, ये सब अभी तक इन पर कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ घोषणाएं हो गई हैं, पत्थर लग गए हैं, अखबार में फोटो छप गई है, उसके अलावा कोई काम नहीं हो पाया। एक और मैं बात रखना चाहूंगा इस मौके के ऊपर कि आसाम प्रदेश एक बहुत ही, एक दूसरे प्रदेशों की तुलना हम करें तो एक बहुत अलग तरह का प्रदेश है। इसके अंदर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग बिरादरी के, जाति के, धर्म के सब लोग रहते हैं, और एक तरह से अपन इसको मिनी इंडिया भी बोल लेते हैं कई बार, क्योंकि पूरे देश भर के लोग यहाँ रहते हैं। बराक वैली का कल्चर अलग है, हमारे बीटीआर क्षेत्र का कल्चर अलग है, ट्राइबल कल्चर यहाँ अलग है, होम किंगडम जो हमारा ऊपर असम का था उसका कल्चर अलग है, चाय बागान का कल्चर अलग है। आसाम अकॉर्ड के क्लॉज 6 उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात है, लेकिन बराक वैली का कल्चर कौन इसको रक्षा करेगा, कौन उसकी सुरक्षा करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल
हमारे पूरे बराक वैली के अंदर हर बराक वैली का जो निवासी है उसके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एक टीस है, एक दर्द है, उसके बारे में आज कोई नहीं बोल रहा है। उनको किस तरह से खोला जाए। आज वो पानी की समस्या, बिजली की समस्या, पूरा का पूरा असम दूसरी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो चल रहे हैं उसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है जो अडानी की कंपनी को दे रखा है, और दूसरी तरफ बराक वैली में बिजली नहीं आती है। स्मार्ट मीटर जो दे रहे हैं वो उधर की है, यहाँ बिजली नहीं आती है, पानी नहीं है, रोड नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री आएंगे, मैंने सुना है कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। और यहाँ की जनता चाहती है उनसे जवाब कि क्या बराक वैली आसाम के अंदर है या नहीं है, क्या इनका योगदान, इनका जो बजट है, इनका जो हक है वो उपलब्ध सरकार कराएगी या नहीं कराएगी। और मुझे ये भी बताया गया है और मैंने अखबार के द्वारा, आप सबों के द्वारा मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ के एक बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उपाध्यक्ष हैं, जिला कांग्रेस जिले के जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई के उपाध्यक्ष हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी उसके लिए कहते हैं कि ये बांग्लादेशी है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उसको नोटिस नहीं दिया, कोई पार्टी से नहीं निकला। इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी उस बात को स्वीकार करती है। जो आगे कार्रवाई होगी, जो आगे उसका पुराना कागज पत्र, पूरी जन्म पत्री निकालेगी, वो तो आगे की बात है, लेकिन इस चुनाव के अंदर जनता उसका फैसला करने वाली है। और दूसरी तरफ जो हमारे कैंडिडेट हैं दुर्गा ज्योति जी, वो एक लोकल व्यक्ति है, उनका परिवार का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका परिवार का एक बहुत बड़ा नाम है, और खास तौर से जो इस तरह का एक माहौल आज बराक वैली में बना हुआ है, वो जनता इनको सबक सिखाना चाहती है। एक कोई एमएलए बन जाता है, उससे सरकार बनेगी भी नहीं, गिरेगी भी नहीं, लेकिन इस सरकार को नकेल डालने की जरूरत है, इस सरकार को बताने की जरूरत है। जनता का जो आक्रोश है वो इस चुनाव के अंदर ये निकालेगी। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे 5 हमारे चुनाव हो रहे हैं। धोलाई में तो हमारे दुर्गा ज्योति जी लड़ रहे हैं, सिडली में संजीव वारी जी लड़ रहे हैं, यहाँ अजीत सिंह जी हमारे इस चुनाव को संभाल रहे हैं, जाकिर हमारे सिडली का चुनाव संभाल रहे हैं, बोगाई गांव के अंदर प्रद्युत बोरदुलोई जी जो हमारे सांसद है वो संभाल रहे हैं, प्रजीत सिन्हा साहब लड़ रहे हैं, सामगुरी में एंजल हुसैन साहब लड़ रहे हैं, इसके साथ साथ बिहाली के अंदर जयंता वोरा जी लड़ रहे हैं चुनाव, जिसमें गौरव जी और उनकी पूरी टीम इस चुनाव को संभाल रही है। और इन सभी चुनावों के अंदर एक बात सामने आई है, एक समानता सामने आई है कि जनता इस सरकार से पीड़ित है, दुखी है, और जिस तरह से आसाम ने पूरे देश में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है यहाँ के मुख्यमंत्री ने करप्शन के ऊपर, भ्रष्टाचार के अंदर पूरे देश में मुझे दुख होते हुए कहता है कि आसाम की जनता का सर नीचे हो जाता है जब यहाँ के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और बात करते हैं, और इस खुद के प्रदेश के अंदर जिस तरह का करप्शन चल रहा है, जिस तरह का कुछ भी काम होता है तो एक तरह से माफिया और एक टैक्स लगा रखा है हर चीज के ऊपर, और जो सरकार ने वादे करे थे वो सरकार पूरे नहीं कर पाई है। तो वो आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को पांचों सीटों के अंदर फायदा मिल रहा है, और उसके साथ साथ जनता का जो विश्वास है कांग्रेस पार्टी के साथ है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और कांग्रेस पार्टी इन 5 चुनाव को जीतेगी। यही मैं आप सबों के साथ निवेदन करता हूं। बाकी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे सीएलपी लीडर साइकिया साहब। नमस्कार, মই উৎপল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত, আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে, জুবিনৰ গানে কি আনে। এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব অগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত। গতিকে মই সমূহ কলা কুশলী, বিশেষকৈ যিসকল
প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে আৰু তাৰিখটো হৈছে 15 আগষ্ট 2024 চন এনি ভাৰতৰ অডিশ্যন জুবিনৰ গানে কি আনে